नमस्ते छात्रों। आज के व्याख्यान में हम त्रिभुज अध्याय की एनसीईआरटी अभ्यास संख्या 7.1 हल करेंगे। अब कुछ प्रश्न इस अभ्यास के हम पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। देखिए, तो आपके एनसीईआरटी अभ्यास 7.1 का प्रश्न 5 इसको देखते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्या है, रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है, ये हमें दिया गया। अब जैसे कि आप आकृति 7.2 पे भी देख सकते हो कि एक रेखा है आपकी एल जो बीच में से जा रही है, वो कोण ए को दो हिस्सों में बांट दिया और समद्विभाजक बोल रखा है, यानी कि जो रेखा एल है वो कोण ए को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर दिया। और बी एल पर कोई बिंदु है, हमें बी बिंदु आप देख सकते हो, ये एल रेखा पर ही कोई बिंदु है। फिर हमने क्या किया, बीपी और बी क्यू, ये दो रेखाखंड आपको दिख रहे होंगे आकृति में। ये किस तरह से हमने बनाया है, बी से कोण ए की भुजाओं पर लंब है, यानी कि आप बी बिंदु से जो कोण ए की भुजाएं आप देख रहे हो, ठीक है, इन पर आप लंब खींचोगे तो ये जो लंब जहां पर भुजाओं को मिल रहे हैं उन बिंदुओं को हमने नाम दे रखा है पी और क्यू। यहाँ से बीपी और बी क्यू ये दो रेखाएं आपको दिख रही है, ये दोनों रेखाखंड आपके क्या है, ये कोण ए की भुजाओं पर लंब है। आपको क्या दर्शाना है, पहले आपको ये बताना है कि त्रिभुज ए पी बी जो आपको आकृति में दिख रहा होगा और त्रिभुज ए क्यू बी, इन दोनों त्रिभुज को आपको दिखाना है कि ये सर्वांग सम है। दूसरा आपको क्या बताना है कि बीपी और बी क्यू बराबर है, यानी दोनों जो आपने लंब खींचे हैं बी बिंदु से कोण ए की भुजाओं पर, उन दोनों को आपको बताना है कि ये दोनों बराबर है। या फिर आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि बी कोण ए की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, यानी कि बीपी और बीक्यू को आपको बराबर दिखाना। चलिए शुरू करते हैं, फिर इसका हल करेंगे। तो क्या क्या जानकारियां हमें दी गई है, सबसे पहले उन जानकारियों को हम लिखेंगे। पहली जानकारी हमें दे रखी है कि रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कि इसका अर्थ है कि रेखा एल कोण ए को दो बराबर कोणों में विभाजित करती है। ठीक है, तो रेखा एल कोण ए का समद्विभाजक है, ये हमें दे रखा है, यानी कि रेखा एल कोण ए को दो बराबर कोणों में विभाजित कर दिया, ऐसा हमें दिया गया। अब अगर रेखा एल कोण ए को दो बराबर कोणों में विभाजित कर दिया तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि पी ए बी कोण बराबर होगा आपके क्यू ए बी कोण के। अब रेखा एल पर बी कोई भी बिंदु है, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि बीपी और एपी, ठीक है, रेखा एल पर बी कोई बिंदु है, ये हमें दे रखा था, ये दूसरी जानकारी थी। तीसरी जानकारी जो हमें दे रखी है वो क्या है, बीपी जो है वो एपी पर लंब है, क्योंकि बीपी है वो ए की एक भुजा पर लंब था। अब एपी रेखाखंड पे ये क्या होगा, बीपी लंब हो गया, यानी कि कोण ए पी भी आपका 90 डिग्री के बराबर दिया गया। साथ ही बी क्यू है वो ए क्यू पर लंब है, ठीक है, ए क्यू क्या है, कोण ए की कोई भुजा है। तो हमें दे रखा था कि बी बिंदु से हमने लंब खींचा है कोण ए की एक भुजा पे, जो कि आपका रेखा जिसपे आपका रेखाखंड ए क्यू है। ठीक है, तो बी क्यू और ए क्यू ये दोनों आपके बी क्यू क्या है, ए क्यू पर लंब है, तो यहाँ से आपके पास कोण जो मिलेगा ए क्यू बी, ये आपका 90 डिग्री के बराबर मिलेगा। तो ये चार जानकारियां हमें प्रश्न से मिली है। अब इन जानकारियों का उपयोग करके आपको ये दिखाना है कि जो त्रिभुज है ए पी बी और ए क्यू बी, ये आपके सर्वांग सम होंगे, और साथ ही आपको ये दिखाना है कि बीपी और बी क्यू की जो लंबाई है वो बराबर होगी, यानी बी आपका कोण ए की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है, ये आपको दिखाना है। तो अगर आपने पहला दिखा दिया कि त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी सर्वांग सम है, तो वहां से आप सीपीसीटी से क्या बता सकते हो कि क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं है,
वे संगत कोण है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम होता है AQB त्रिभुज के, तो यहाँ से BP की संगत भुजा क्या है, BQ मिलेगी। तो ये दोनों आपके बराबर मिलेंगे। तो अगर हम पहला भाग बता दे कि पहले भाग को हम हल कर दे, तो दूसरा भाग हमारा वहीं से ही हम बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो देखिए, पहले वाले को दर्शाएंगे हम, पहले सिद्ध करेंगे। तो क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज APB और त्रिभुज AQB ये हमारे सर्वांग सम त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो हमें प्रश्न में जानकारी दी गई थी उसके अनुसार APB और AQB ये दोनों हमारे कोण बराबर है। किसके बराबर है? दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि BP और BQ ये हमारी जो एक कोण से भुजाएं है उनपे लंब है। तो यहाँ से हमारे पास आया था कि दोनों जो कोण है APB और AQB ये हमारे 90 डिग्री के बराबर है, यानी दोनों ही कोण हमारे बराबर होंगे। साथ ही PAB कोण और QAB कोण ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो L रेखा है वो कोण A को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ से कोण PAB और QAB आपको बराबर मिलेंगे। साथ में जो AB भुजा है वो दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से AB बराबर AB लिखा। अब 2 कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। कौन से नियम से बोलोगे? तो सर्वांग समता नियम की हम यहाँ से पहचान करें तो आपके पास 2 कोण और एक भुजा आपने दोनों त्रिभुजों में बराबर दिखा दी। अब भुजा AB दोनों कोणों के बीच में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि हमने कोण कौन सा लिया? BQA और QAB, इन दोनों के बीच में जो भुजा है वो कौन है? AQ। और नीचे से कौन सी भुजा मिलेगी आपको? AP। पर हमने दिखाई कौन सी भुजा है बराबर? AB, जो कि इन दोनों के बीच में, इन कोण के बीच में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? तो अगर बीच में नहीं है तो AAS कोण कोण भुजा, हमने जो भुजा है उसको बीच में नहीं रखा। हमने यहाँ पर ये नहीं बोला कि ASA सर्वांग समता नियम है, यहाँ हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो भुजा है वो कोणों के बीच में नहीं है। तो AAS कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम यहाँ पर यहाँ से हम लगा सकते हैं AAS नियम। तो AAS सर्वांग समता नियम से आप बोल सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होंगे। अब AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या होता है? यदि त्रिभुज के 2 कोण और एक गैर सम्मिलित भुजा, यानी कि ऐसी भुजा जो उन दोनों के बीच में नहीं है, दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों और गैर सम्मिलित भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा त्रिभुज APB क्या सर्वांग सम होगा त्रिभुज AQB के, यानी कि किस नियम से? AAS सर्वांग समता नियम द्वारा। और यही हमें दर्शाना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है। अब आएंगे हम दूसरे भाग पे। भाग क्या है के लिए हमने प्रमाण को पूरा कर दिया। अब दूसरे भाग पे आते हैं। भाग 2 में BP बराबर BQ हमें दिखाना है, जिसका आप बोल सकते हो कि आपसे अगर BP बराबर BQ ना पूछ के पूछा जा सकता था कि B कोण को दिखाओ कि वो कोण A की भुजाओं से, नहीं, ये दिखाओ कि जो B बिंदु है वो कोण A की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। ऐसा भी वो प्रश्न कर सकता था। तो उसका मतलब भी क्या होता कि आपको दिखाना है BP बराबर BQ। अब क्योंकि आप भाग क्या पहले से ही सिद्ध कर चुके हो कि त्रिभुज APB और AQB सर्वांग सम है, तो जब 2 त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भाग आपके बराबर होते हैं। तो CPCT से, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्योंकि बराबर होते हैं, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज APB में BP कोण, BP भुजा और, ठीक है, BP भुजा और इसके संगत भुजा कौन सी होगी? त्रिभुज AQB में BQ भुजा। तो ये दोनों आपके बराबर होंगे। दूसरे तरीके से आप देख सकते हो कि त्रिभुज APB है, इसमें जो BP है वो कोण PAB के विपरीत भुजा है। BP क्या है? कोण PAB के विपरीत भुजा है। और त्रिभुज AQB में जो BQ रेखाखंड है वो कोण QAB के विपरीत भुजा है। अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, आपके PAB और QAB कोण बराबर है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों में उनकी विपरीत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। तो इनकी विपरीत भुजा क्या हो गई? BP बराबर BQ।
तो ये आपकी बराबर होंगी। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते थे, लेकिन आप यहाँ से सीधे तरीके से भी इसको देख के कि क्योंकि दोनों त्रिभुज बराबर है तो इनकी संगत भुजाएं है वो बराबर होंगी। तो बीपी के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में कौन से बीक्यू, तो ये दोनों आपकी बराबर होगी। आप यहाँ से सीधे सीधे भी इसको लिख सकते हैं। तो एक बिंदु से एक रेखा की दूरी उस बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब के अनुदेश मापी जाती है। यानी कि हमने यहाँ से दिखा दिया कि बी बिंदु से, बी जो आपका बिंदु है उससे कोण बी जो बिंदु है वो कोण ए की भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। ये हमने यहाँ से दिखा दिया। ठीक है, और ये हमें सिद्ध करना था। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 6। अब इसमें हमें क्या दिखा रहे हैं, चित्र दे रखा है आपके पास 7.21, इसको आपको देखना है। अब यहाँ पर इस चित्र में कुछ जानकारियां आपको दी गई है। सबसे पहला कि AC आपका AE के बराबर दिया गया, फिर आपको दिया गया कि AB और AD आपके क्या है, बराबर है। उसके बाद कोण BAD कोण EAC के बराबर है। तो आपको दिखाना है कि BC आपका DE के बराबर होगा, ये आपको दर्शाना है। कैसे दिखाएंगे देखो, तो क्या क्या जानकारी दी गई है, AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC। हमें दिखाना है कि BC भी हमारा DE के बराबर होगा। अब देखिए कैसे इसको दिखा सकते हैं। तो क्या क्या जानकारी दी गई है, सबसे पहले उनको हम लिखेंगे सवाल हल में। तो AC और AE हमें बराबर दे रखे हैं, AB और AD बराबर दे रखे हैं, कोण BAD कोण EAC के बराबर दिया गया, और हमें ये दर्शाना है कि BC और DE बराबर है। तो इस समस्या को हल करने के लिए इसकी क्या कर सकते हैं हम, उन त्रिभुजों की पहचान कीजिए जो यदि सर्वांग सिद्ध हो जाए तो CP/CT द्वारा आप BC और DE को बराबर दिखा पाए। अब यानी कि जो हमारे पास जानकारी दी गई है उस जानकारी से अगर हम दो त्रिभुज ऐसे निकाल पाए, अगर हम दो त्रिभुज ऐसे बता पाए कि उनको सिद्ध कर पाए कि वो सर्वांग सम है, और वो जो दोनों सर्वांग सम त्रिभुज आपको मिलेंगे वहां से CP/CT से आप बता सकते हो कि जो आपसे पूछा गया। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए वो दो त्रिभुज आप किस तरीके से चुन सकते हो। आपको दिया गया है AC और AE बराबर, और क्या दे रखा है, AB और AD बराबर। ठीक है, अगर हम एक त्रिभुज ले ले और हमें दिखाना क्या है, BC और DE को बराबर दिखाना, तो अगर आप एक त्रिभुज ले लो BAC और दूसरा त्रिभुज अगर हम ले ले CAE, ठीक है, तो वहां से आप देखिए कैसे कर पाओगे। तो अगर हमने त्रिभुज लिया BAC और DAE, तो यहां से आप कैसे करोगे इसको, देखो हमने कौन से त्रिभुज लिए, BAC और BAC और EAD। तो इन दोनों त्रिभुज में आपको पता है जैसे BAD ये कोण आपका बराबर है किसके, EAC, इस कोण के बराबर है, EAC कोण के बराबर है। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है कि दोनों कोण दोनों जो आपके त्रिभुज है BAC और DAE, दोनों कोण त्रिभुज BAC और DAE के अंदर के कोणों के सीधे अनुरूप नहीं है, जिससे सर्वांग समता नियम में उनका सीधा उपयोग किया जा सके। हालांकि वे एक उभयनिष्ठ कोण DAC साझा करते हैं। देखिए जो हमारे पास जानकारी दी गई है कि BAD कोण और EAC कोण आपके बराबर है, तो अगर आप BAC कोण और EAC कोण को देखो, ठीक है, तो आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे त्रिभुज चुन रहे थे कि जहां से हम उनको सर्वांग सम दिखा सके, और त्रिभुज हमने कौन से चुने थे, BAC त्रिभुज और DAE त्रिभुज। लेकिन आप देखोगे कि BAC त्रिभुज और DAE त्रिभुज के अंदर तो ये कोण आपके सीधे तरीके से है ही नहीं। BAC त्रिभुज आपने लिया, तो BAC त्रिभुज में जो BAD कोण है, यह आपके पास आप देख सकते हो, ये जो BAD कोण है वो त्रिभुज का, जो आपने BAC कोण लिया उस त्रिभुज का
कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो अंदर के कोणों के सीधे अनुरूप नहीं है जो हमारे पास ये कोण है, लेकिन आप यहाँ से एक चीज गौर कर सकते हो कि यहाँ पर अगर आप ये दोनों त्रिभुज लेते हो तो जो डी ए सी कोण है, ये दोनों त्रिभुज है वो एक साथ साझा कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हमारे पास बीएडी कोण बराबर है ईएसी कोण के, और हमें पता है कि डीएसी कोण है वो दोनों ही त्रिभुज में दोनों त्रिभुज साझा कर रहे हैं इस कोण को। तो अगर हम जो बीएडी बराबर ईएसी कोण है इनमें कोण डीएसी को दोनों तरफ जोड़ दे तो आपको क्या मिलेगा, कोण बीएडी प्लस कोण डीएसी बराबर कोण ईएसी प्लस कोण डीएसी। अब आकृति में देखेंगे, चित्र में बीएडी कोण आपको दिख रहा है यहाँ पर का, ये डीएसी कोण इधर है, तो इन दोनों का आपने जोड़ा तो क्या कोण मिलेगा आपको, बीएसी कोण के बराबर आपका ये आएगा बीएडी प्लस डीएसी कोण। अब अगर ईएसी कोण में आप डीएसी कोण को जोड़ो तो ये मिलेगा आपके पास ईएडी के बराबर। तो ये कितना आ गया, आपके पास बीएडी और डीएसी कोण मिलके बीएसी बन गई और ईएसी कोण और बीएसी कोण मिलकर डीएई बन गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, कोण बीएसी बराबर कोण डीएई, ये मिल गया। आप देखिए क्या करेंगे, दोनों ये कोण आपके पास बराबर आ गए। अब ये दोनों कोण आपके कोण बीएसी और डीएई के अंदर के कोणों के सीधे अनुरूप है, तो अब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो किसमें, कोण त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीएई को सर्वांग सम दिखाने के लिए। देखिए कैसे करें। अब हम इन दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब हमें जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार ए बी और ए डी ये दोनों कोण आपके ये दोनों भुजाएं बराबर दी गई है। हमने अभी अभी दिखाया है कि कोण बीएसी और कोण डीएई बराबर है, ठीक है, और साथ ही हमें दिया गया है कि एसी और एई भुजाएं बराबर है। तो यहाँ से आपके पास दो भुजाएं बराबर आ रही है और एक कोण बराबर आ रहा है, ठीक है। और अब हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, लेकिन उसके लिए कौन सी शर्त है जो आपकी होनी चाहिए यहाँ पर, कि ये जो कोण है आपका वो दोनों भुजाओं के अंतर्गत होना चाहिए, दोनों भुजाओं के बीच में होना चाहिए। तो अगर हमने ए बी और ए सी भुजा देखी, ए बी भुजा और ए सी, तो जो बीएसी कोण है वो ए बी और ए सी भुजा के बीच में ही है। अब इसी तरीके से आपने ए डी और ए भुजा ली, तो इन दोनों भुजाओं के बीच में ही आपका डीए कोण, यानी कि आप भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा बोल सकते हो कि त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीई सर्वांग सम, ठीक है। तो हमारे पास एक भुजा और एक अंतर्गत कोण और एक अन्य भुजा बराबर आ गई है। यहाँ से आप भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से बोल सकते हो, क्या बोलता है ये नियम, कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि त्रिभुज बीएसी और त्रिभुज डीएई ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे एस सर्वांग समता नियम से। तो जैसे ही दोनों आपके पास क्या होगे, सर्वांग सम होगे, हमें दिखाना क्या था कि बीसी और डीई ये हमारे पास भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर सीपीसीटी से अब आप दिखा सकते हो कि बीसी बराबर होगा डीई के, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। टीपीसीटी से, टीपीसीटी क्या कहता है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से जो बीसी है वो कोण बीएसी में, त्रिभुज बीएसी में कोण बीएसी के सम्मुख वाली भुजा, इसी तरीके से जो डीई भुजा है वो त्रिभुज डीएई में कोण डीएई के सम्मुख भुजा। तो क्योंकि दोनों कोण बराबर आपके बीएसी और डीएई, तो दोनों भुजाएं भी आपके बराबर होंगी। आप यहाँ पर सीधा सीधा भी लिख सकते थे, क्योंकि आपके दोनों त्रिभुज बराबर है तो संगत भुजाएं क्योंकि बराबर होगी, और बीसी के संगत जो भुजा है वो डीई है तो बीसी और डीई आपके बराबर होंगे। तो यहाँ से हमने ये सिद्ध कर दिया कि भुजा बीसी डीई भुजा के बराबर होगी, और यही हमें दिखाना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु है, इस प्रकार से कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। तो दी गई आकृति को देखेंगे सभी।
आकृति आपको दी गई है 7.22। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ए बी आपके पास रेखाखंड आपको दिख रहा है, आकृति में दिया गया। पी हमारे पास ए बी का मध्य बिंदु दिया गया, ठीक है। और डी और ई ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं जो ए बी के एक ही ओर स्थित है, यानी कि हमने इसको ए बी के ऊपर दिखाया है ई और डी बिंदु को, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बिंदु ऊपर दिख रहा है एक बिंदु नीचे दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक ही तरफ बिंदुओं को हमने दिखाया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये किस तरीके से स्थित है कि जो आपके पास कोण बन रहा है, कौन सा, बी ए डी और ए बी ई, ये दोनों कोण आपके बराबर दिख रहे हैं। और ई पी ए डी पी बी, ये दोनों कोण भी क्या दिख रहे हैं, बराबर। तो आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज डी ए पी बराबर हो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई पी बी। इन दोनों त्रिभुज का आपको सर्वांगसम दिखाना है और साथ ही आपको ये बताना है कि ए डी बराबर होगा बीई के, ठीक है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो जो जानकारी दी गई है उनको सबसे पहले लिखेंगे। ए बी हमें रेखाखंड दिया गया है, पी इसका मध्य बिंदु है, पी अगर मध्य बिंदु है ए बी का तो ए पी बराबर होगा बीपी के, ठीक है। डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु है, तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास कोण बी, अगर डी ये हमें दिया गया है कि डी और ई ए बी के एक ही ओर स्थित बिंदु है, और किस तरीके से स्थित है ये दिया गया है कि कोण बी ए डी आपका बराबर है कोण ए बी ई के, ठीक है। साथ में हमें दे रखा है कि कोण जो आपका बन रहा है ई पी ए, ये भी बराबर है किसके, डी पी बी, इस कोण के। दर्शाना क्या है हमें कि आपके पास त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम हो त्रिभुज ई पी बी के। दूसरा हमें ये बताना है कि ए डी और बी बराबर होंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले भाग को सिद्ध करेंगे कि कौन त्रिभुज हमारा डीएपी सर्वांगसम होगा ई बी पी त्रिभुज के, ये दिखाएंगे। तो दिए गए कोण ईपीए कोण आपको दिया गया, ठीक है, और डीपीबी, ईपी और डीपीबी ये दोनों कोण हमें बराबर दिए गए हैं। अब हमें ध्यान देना है कि ये दोनों कोण जो है वो डीएपी और ईपीबी त्रिभुज में सीधे तरीके से फिट नहीं हो रहा, ठीक है। हालांकि वे एक उपभिन्निष्ठ कोण ईपीडी को साझा करते हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तब आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो हम जो दिए गए कोण की समानता है कि हमारे पास कोण ईपीए बराबर है कोण डीपीबी के, ये हमें दिया गया। अगर हम दोनों तरफ कोण ईपीडी को जोड़ दे तो क्या मिलेगा आपके पास, ईपीए कोण जमा ईपीबी ईपीडी कोण बराबर कोण डीपीबी जोड़ कोण ईपीडी। अब देखो ईपीए कोण को अगर हमने ईपीडी कोण के साथ जोड़ किया तो आपको मिलेगा डीपीए कोण। इसी तरीके से अगर डीपीबी कोण को अगर आपने जोड़ किया ईपीडी कोण के साथ तो मिलेगा आपको ईपीबी कोण। यहां से आपको क्या मिलेगा कि आकृति से आप देख सकते हो ईपी और ईपीडी ये दोनों कोण मिलकर एपीडी कोण बना रहे हैं, और डीपीबी और ईपीडी ये दोनों कोण मिलकर बीपीई कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि कोण एपीडी बराबर होगा कोण बीपीई के, ये मिल गया, ठीक है। तो एक जानकारी हमें ये मिल गई कि एपीडी कोण बराबर होगा किसके, बीपीई कोण के, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज को लेके चलेंगे डीएपी और ईबीपी, जिनको हमें दिखाना है सर्वांगसम। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए एक जानकारी हमारे पास है कि डीएपी त्रिभुज में एपीडी कोण और ईबीपी त्रिभुज में बीपीई कोण, ये दोनों आपके क्या है, बराबर है। अभी अभी हमने ये सिद्ध किया था, ठीक है। और साथ ही इस जानकारी के अलावा एक और जानकारी आपको दी गई थी प्रश्न में कि डीएपी कोण ये आपका बराबर दिया गया था किसके, ईबीपी कोण के, ये प्रश्न में आपको दिया गया, ठीक है। तो ये एक जानकारी आपको ये दी गई है, और साथ में हमें क्या दे रखा है, एपी बराबर बीपी, क्योंकि पी क्या है, मध्य बिंदु है एबी का,
अभी अभी हमने जो सिद्ध किया था क्या था, कोण एपीडी बराबर कोण बीपीई। तो दोनों त्रिभुज में हमने दो कोण और एक भुजा को हमने बराबर दिखाए। तो यानी कि हमारे पास एक कोण, एक अंतर्निहित भुजा, ये जो आपके पास कोण डीएपी बन रहा है, और दूसरा कोण हमने क्या लिया था, एपीडी। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सी भुजा है, एपी। तो एपी क्या है, अंतर्निहित भुजा है, कोण डीएपी और कोण एपीडी के बीच की भुजा। इसी तरीके से बीपी भी आपके पास अंतर्निहित भुजा है। तो यहाँ से एक कोण है, एक अंतर्निहित भुजा है, और फिर से एक कोण है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ए सर्वांग समता नियम से, यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से आप दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एस को बीच में रखा है क्योंकि जो भुजा है वो आपकी अंतर्निहित भुजा है। तो यहाँ से ए सर्वांग समता नियम के कहते हैं, यदि त्रिभुज के दो कोण और अंतर्निहित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्निहित भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज आपके सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ से हमने कह दिया कि त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ईबीपी के। तो ये हमारा भाग 1 का प्रमाण हो गया, हमने दिखा दिया कि डीएपी और ईबीपी त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। दूसरा आपको दिखाना है कि एडी बराबर बी। तो एडी और बी को बराबर दिखाएंगे। तो उसके लिए जो हमने पहले से ही हम जो सिद्ध कर चुके हैं भाग के में कि त्रिभुज डीएपी सर्वांग सम है त्रिभुज ईबीपी के, यही से आप सीधा बोल सकते हो कि एडी बीई के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि डीएपी त्रिभुज में एडी त्रिभुज के जो संगत भुजा आपको दिखाई देगी वो बी दिखाई देगी। और क्योंकि सीपीसीटी क्या कहती है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग सर्वांग सम होते हैं, तो यहाँ से आप सीधे बोल सकते हो कि एडी और बीई आपके बराबर होंगे। ठीक है, बाकी आप कोण का उपयोग करके भी बोल सकते हो, क्योंकि एपीडी और बीपी ये दोनों कोण आपके बराबर है, और जो एडी और बी वो उनके सम्मुख भुजाएं है। तो अगर कोई दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एडी और बी आपके बराबर होंगे। बाकी आप क्योंकि त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा चुके हो, तो जो संगत भुजाएं है एडी और बी ये आपकी बराबर होगी। आप सीधे भी यहाँ पर ये लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया दूसरा भाग जो हमने सिद्ध कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, समकोण त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है, तो हमारे पास एबीसी ये त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है, एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाया जाता है और डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि डीएम बराबर हो सी एम के। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाए जाते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एएमसी त्रिभुज बीएमडी के सर्वांग सम होगा। त्रिभुज डीबीसी को सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज एसीबी के। उसके अलावा आपको बताने कि कोण डीबीसी समकोण होगा, और सीएम को बराबर दिखाना है 1/2 ऑफ किसका, एबी का। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए। देखिए एबीसी ये त्रिभुज आपके पास दिया गया, ठीक है, और ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और सी पर आपको क्या मिल रहा है, समकोण मिल रहा है। सी पर समकोण है, एम कर्ण ए बी, तो यानी कि जो एम है वो आपका ए बी कर्ण, ए बी क्या होगा आपका कर्ण, क्योंकि ए बी से कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। सी पे क्या मिल रहा है, समकोण मिल रहा है। तो सी के सम्मुख जो भुज है वो आपकी कर्ण होगी, तो ए बी क्या हो गई आपकी कर्ण। इस कर्ण ए बी पे हमें दे रखा है कि एम है वो कर्ण ए बी भुजा का मध्य बिंदु दे रखा है एम को, यानी ए एम और एम बी आपके बराबर होंगे। फिर हमने क्या किया, सी और एम को एक दूसरे से मिलाया। सी और एम को इस तरीके से मिलाया, आपने मिलाया डी और डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो सी एम वाली सी को एम से मिलाने के बाद आपने क्या किया, फिर इस रेखा को डी तक बढ़ाया। किस तरीके से बढ़ाया कि डीएम और सीएम ये दोनों आपके बराबर दिखाई दे, ठीक है। फिर क्या किया, जो बिंदु डी है उसको आपने बी बिंदु से मिलाया जैसे कि चित्र में दिखाया है। फिर आपको दिखाना है कि त्रिभुज एएमसी
क्या होगा, सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज बीएमडी के और भी भाग आपको सिद्ध करने हैं। तो पहले भाग से शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्योंकि त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है और सी पे समकोण है, तो यानी कि जो कोण सी है आपका वो 90 डिग्री के बराबर होगा। कोण सी आपका आ गया 90 डिग्री के बराबर। अब जो 90 डिग्री पर आपका कोण है सी, इसके सम्मुख जो भुजा होगी एबीसी त्रिभुज में वो आपका कर्ण होगा। तो कर्ण एबी का मध्य बिंदु हमें दे रखा है एम, यानी कि एएम और बीएम आपके बराबर दे रखे हैं। फिर हमने सी को एम से इस तरह से मिलाया और डी तक इस तरह से सी को एम से मिलाया और फिर इस रेखाखंड को डी तक इस तरीके से बढ़ाया कि सीएम और डीएम आपके बराबर दिखाई दे। तो सीएम और डीएम को हमने यहाँ पर बराबर रखा। फिर बिंदु डी को बिंदु एम से मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें जानकारियां दी गई है। अब इन जानकारियों का उपयोग करके आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी ये दोनों सर्वांग सम होंगे। देखिए, तो 4 बातें आपको दर्शानी है। पहली कि त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम हो त्रिभुज बीएमडी के। दूसरा, कोण डीबीसी एक समकोण है, यानी कि कोण डीबीसी को हमें दिखाना है 90 डिग्री के बराबर। फिर हमें दिखाना है कि कोण डीबीसी सर्वांग सम हो त्रिभुज टीएमसी त्रिभुज है आपका डीबीसी, इसको आपको सर्वांग सम दिखाना है एसीबी त्रिभुज के। साथ ही आपको बताना है कि सीएम आपका बराबर होगा किसका, एबी का आधा होगा सीएम, यानी 1/2 एबी का आपको दिखाना है सीएम को। देखिए, अब इन चारों का हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे देखिए। तो प्रत्येक भाग को चरण दर चरण सिद्ध करेंगे। सबसे पहले भाग को सिद्ध करेंगे। पहले भाग में हमें दे रखा है कि त्रिभुज एएमसी को सर्वांग सम दिखाओ त्रिभुज बीएमडी के। तो कैसे दिखाएंगे, दोनों त्रिभुज पे विचार करेंगे। तो जो दोनों त्रिभुज आप चित्र में देखोगे तब आपको दिखाई देगा कि दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं है कौन कौन सी, एम ये जो सीएम है वो बराबर है किसके, डीएम के। साथ ही एम हमारा एबी का मध्य बिंदु है, तो एएम और बीएम ये दोनों भी आपको बराबर दिखाई देंगे। तो 2 भुजाएं तो बराबर आपको यहाँ से दिख रही होंगी। इसके साथ हम तीसरा हमें कोई कोण देखना होगा इस तरीके से कि दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम दिखा पाए। तो एएम और बीएम ये दोनों बराबर है क्योंकि एम हमारा एबी का मध्य बिंदु है। साथ ही कोण एएमसी और कोण बीएमडी ये आपके बराबर होंगे। अब ये बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है जो एबी और डीसी के प्रतिच्छेदन से बने हैं, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया ये। इसके बाद देखिए, सीएम और डीएम बराबर है जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया था। यहाँ पर हमने 2 भुजाएं बराबर दिखा दी और एक कोण। तो हमारे पास एक भुजा है एएम बराबर बीएम, एक अंतर्गत कोण ये जो कोण है वो आपको दोनों भुजाओं के बीच में है। तो कोण एएमसी बराबर कोण बीएमडी और एक अन्य भुजा है सीएम बराबर डीएम। तो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, भुजा कोण भुजा, यानी कि एस सर्वांग समता नियम यहाँ लग रहा है। तो ये नियम के अनुसार आप बोल सकते हो कि दोनों त्रिभुज जो आपके होंगे एएमसी और बीएमडी ये आपके सर्वांग सम त्रिभुज होंगे एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो ये आपका पहला भाग यहाँ से सिद्ध हो गया। अब सीपीसीटी क्या कहती है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्योंकि एसी के संगत भुजा कौन सी है, बीडी, तो यहाँ से एसी और बीडी आपके बराबर दिखाई देंगे क्योंकि सीपीसीटी से हम बोल सकते हैं ये संगत भुजा है एसी और बीडी आपकी, तो ये दोनों आपकी बराबर होगी। अब अगर एसी और बीडी बराबर है, साथ में आपके पास क्या है, साथ में कोण एसीएम ये आपका कोण बीडीएम के बराबर है। अब साथ ही आप सीपीसीटी से ये भी कह सकते हो क्योंकि त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज बीएमडी ये सर्वांग सम है, तो
तो यहाँ से ACM और BDM ये संगत कोण है आपके, तो ये दोनों भी आपके बराबर होंगे। तो जो पहला भाग हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD सर्वांगसम त्रिभुज है, तो वहां से हम दो और जानकारियां हमें मिल गई कि AC और BD ये भुजाएं आपके बराबर होगी, साथ ही कोण ACM और BDM कोण आपके बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया। हम अगले भाग पे चलते हैं। दूसरा हमें सिद्ध करना था कि जो DBC है वो एक समकोण है, यानी कि DBC को हमें सिद्ध करना है कि 90 डिग्री का कोण है। तो भाग 1 से हमने अभी अभी क्या पाया था कि कोण ACM और कोण BDM, ठीक है। जो भाग एक हमने सिद्ध किया था कि त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD सर्वांगसम कोण है, वहां से हमने ACM ये कोण इसको बराबर दिखाया था किसके, BDM कोण के, क्योंकि दोनों संगत कोण थे आपके। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि दोनों कोण बराबर है और आपको पता है कि A, ठीक है, तो कोण ACM और कोण BDM, कोण ACM जो है उसका आप कोण ACD भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही बराबर है। कोण BDM इसको आप कोण BDC भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि तिर्यक रेखा CD के सापेक्ष AC और DB रेखाओं को प्रतिच्छेद करते हुए ये एकांतर अंतः कोण है, यानी कि जो AC और DB दो रेखाएं हैं, इन दोनों को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा जा रही है, यानी कि CD, यानी CD कैसी होगी, तिर्यक रेखा। अब जब कोई रेखा इस तरीके से तिर्यक दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करते जा रहे हो, तब यहाँ से आपके पास अंतः कोण बनेगा। कौन सा, ACD कोण और कौन सा, ACD कोण और BDC कोण, या फिर ACM कोण और BDM कोण। ये क्या है, अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है आपके पास। और एकांतर अंतः कोण जो होता है वो बराबर होते हैं आपके, बराबर होते हैं, नहीं, एकांतर अंतःकोण आपके पास क्या है, बराबर है। अगर एकांतर अंतःकोण आपके बराबर है तो ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि रेखाएं आपकी कैसी होंगी, समानांतर होंगी। क्योंकि आपके पास एकांतर अंतःकोण ACM और BDM बराबर है, तो यानी कि आपके पास जो रेखाएं होंगी कौन सी, AC और BD, ये कैसी होंगी, समानांतर रेखाएं होंगी। तो यानी कि AC समानांतर होगा BD के। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखिए समानांतर रेखाओं AC और BD पर अगर आप इस पे विचार करें, जिन्हें तिर्यक रेखा BC प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब हमने AC और BD समानांतर रेखा है, BC है वो एक रेखा है जो दोनों को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, यानी BC कैसी हो गई, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो आंतरिक कोण है वो संपूरक होते हैं। ठीक है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होते हैं दोनों का जोड़, आंतरिक कोणों का जोड़। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ACB जमा DBC दोनों कोणों का जोड़ आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। अब क्योंकि ACB कोण आपका 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो DBC कोण है वो भी क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर। यहाँ से आपके पास DBC कोण ये आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। और यानी कि अगर कोण DBC 90 डिग्री के बराबर है तो कोण DBC आपका समकोण होगा। यहाँ से आपका दूसरा भाग का प्रमाण पूरा होता है। आगे चलते हैं, तीसरा भाग देखते हैं। तीसरे भाग में हमें दिखाना है कि त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांगसम है। कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले DB और AC ये दोनों बराबर है। ये हमने पहले भाग में देखा था कि DB की संगत भुजा कौन सी थी, AC, तो दोनों आपके पास क्या आई थी, बराबर CPCT से। उसके अलावा कोण DBC और कोण ACB को हम दूसरे भाग में बराबर सिद्ध कर चुके हैं, दोनों ही 90 डिग्री के कोण आपके बनेंगे। उसके बाद जो BC भुजा है वो दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है, तो BC बराबर CB। अब आपके पास क्या हुआ, एक भुजा है, एक अंतर्गत कोण है और एक अन्य भुजा है। तो SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुरूप है ये भुजाएं। तो आप बोल सकते हो SAS सर्वांग समता नियम से कि त्रिभुज DBC त्रिभुज ACB के
सर्वांग सम होगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा भाग भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आते हैं चौथे भाग पे। चौथे भाग में हमें सिद्ध करना है कि CM बराबर 1/2 AB का। तो यहाँ से इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, आप तीसरे भाग में आपने क्या दिखाया कि कोण त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB सर्वांग सम है। CPCT का उपयोग कर सकते हो। CPCT का उपयोग अगर करोगे तो DC भुजा के संगत भुजा आपको कौन सी दिखाई देगी, AB। यानी DC और AB क्या होने चाहिए, बराबर CPCT से। अब DC और AB क्या होंगे, बराबर। ठीक है, और आपको पता है कि जो DM है और CM है ये बराबर है, यानी कि DC जो है वो CM और DM का आप जोड़ लिख सकते हो DC को। ठीक है, तो DC दो खंडों DM और CM से मिलकर बना है, तो DC को हम लिख सकते हैं DM प्लस DM जमा CM। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्रश्न में दिया गया था कि DM और CM क्या है, बराबर है। तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DM CM अगर बराबर है तो अगर हम इसको DC के समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो DC बराबर आएगा CM जमा CM, यानी DC है वो 2 गुणा CM के बराबर आ रहा है। ठीक है, इतना हमने सिद्ध कर दिया। अब DC जो है उसके लिए 2 व्यंजक, जैसे DC हमारे पास एक तो आ रहा है 2 गुणा CM के बराबर, साथ में हमने दिखाया था कि DC हमारा AB के बराबर है। तो इन दोनों को 2 व्यंजक को हम बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा CM बराबर AB। यानी कि यहाँ से हमने दिखा दिया कि जो दोनों तरफ अगर आप 2 से विभाजित करोगे तो CM आपका बराबर आएगा 1/2 AB का। ठीक है, यानी कि CM भुजा AB भुजा की आधी होगी लंबाई में। तो यहाँ से हमने चौथा भाग भी सिद्ध कर दिया है। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 8, और यही पर आपकी NCERT अभ्यास संख्या 7.1 इसके सारे प्रश्नों का हम हल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।